हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुदल क्वांटम नंबर को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा और आज हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और वो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू एजीमुदल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है। हम ये कहें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एजीमुदल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है और एजीमुदल क्वांटम नंबर पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड करता है। तो एजीमुदल क्वांटम नंबर के किसी वैल्यू के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कितना पॉसिबल वैल्यू होगा, इसको हम लोग आज देखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m जो होता है वह -L टू +L इंक्लूडिंग 0 होता है। यानी कि L का वैल्यू 0 होगा तो m का वैल्यू 0 होता है। L का वैल्यू जब 1 होगा तो m का वैल्यू -1, 0 और +1 होता है। L का वैल्यू जब 2 होगा तो m का वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 होता है। और जब L का वैल्यू 3 होगा तो m का वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 होता है। यानी कि L के 0 वैल्यू के लिए m का सिर्फ 0 वैल्यू होता है। L के 1 वैल्यू के लिए m का 3 वैल्यू -1, 0 और +1। L के 2 वैल्यू के लिए m का 5 वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 और L के 3 वैल्यू के लिए m का 7 वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो L का जो वैल्यू होगा उसी पर डिपेंड करता है m का वैल्यू कितना होगा। L के किसी वैल्यू के लिए m का जो वैल्यू होता है वह -L से लेकर +L तक इंक्लूडिंग 0। तो आपको टोटल वैल्यू कितना होगा L के किसी वैल्यू के लिए m का टोटल वैल्यू कितना होगा, आप 12 + 1 वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जहां पर L आपको हो गया एजीमुदल क्वांटम नंबर और m हो गया टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और L के किसी वैल्यू के लिए m का टोटल नंबर कितना होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टोटल कितना होगा, इसको हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 + 1 पॉसिबल वैल्यू ऑफ m जो होता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m जो होता है यह -L से लेकर +L तक होते हैं इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0, -L से लेकर +L तक इंक्लूडिंग 0। जैसे आपको बताया गया अभी L के 0 वैल्यू के लिए m का वैल्यू सिर्फ 0 होता है। L के 1 वैल्यू के लिए m का वैल्यू -1, 0 और +1 होता है। और L के 2 वैल्यू के लिए m का वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 होता है। इट मीन्स आप L के वैल्यू नोन होने पर m के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब ये m का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या क्या आपको इससे पता लगता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू जो इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशंस गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, उसमें पहला इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। किसी सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं या किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के वैल्यू से पता लगता है। दूसरा इंफॉर्मेशन, जितने भी ऑर्बिटल हैं इनका ओरिएंटेशन कितने डायरेक्शन में पॉसिबल होता है। दूसरा इंफॉर्मेशन है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन वेरियस डायरेक्शन। तो जितने ऑर्बिटल्स हैं सबका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होता है। सभी ऑर्बिटल एक खास दिशा में झुके हुए होते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं
उसके बारे में भी आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, कितने ऑर्बिटल्स के नंबर हैं किसी सेल में या किसी सबसेल में, एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का, टोटल जो ऑर्बिटल हैं उनका ओरिएंटेशन कितने डायरेक्शंस में है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शन में कितने डायरेक्शन में ये सभी ऑर्बिटल ओरिएंटेड हैं, इस बात की जानकारी भी आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है। अब आपको L का वैल्यू 0 है तो ये आपको S सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, और S सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, कोई पूछ दे आपसे S सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो आप L के 0 वैल्यू के लिए M का कितना वैल्यू होगा वो फाइंड करेंगे। L के 0 वैल्यू के लिए M का सिर्फ 0 वैल्यू पॉसिबल है, और यह एक सिंगल वैल्यू है, इसका मतलब हो गया सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है M का। S सबसेल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल S ऑर्बिटल कहलाता है। ये आपको S ऑर्बिटल कहलाएगा। S सबसेल में एक सिंगल ऑर्बिटल होते हैं, ये S ऑर्बिटल है। S ऑर्बिटल का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, ये आपको एजीमुथल क्वांटम से पता चलता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल L का वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करता है स्फेरिकल शेप ऑफ S ऑर्बिटल, और स्फेरिकल शेप के S ऑर्बिटल जो होते हैं वह किसी खास डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं कहे जा सकते हैं, इसको हम लोग नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं, क्योंकि इनका शेप स्फेरिकल होता है। तो जब इनका शेप स्फेरिकल है तो जितना ओरिएंटेशन इसका एक्स एक्सिस में है उतना ही ओरिएंटेशन वाई एक्सिस में है, और उतना ही ओरिएंटेशन इसका जेड एक्सिस में भी है, ड्यू टू स्फेरिकल शेप। कोई स्फेयर है तो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, सारे एक्सिस में इसका ओरिएंटेशन सेम है, और इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। एस ऑर्बिटल जो होता है शेप तो इसका स्फेरिकल होता है, लेकिन ये ओरिएंटेशन में क्या लिखे जाएंगे, ओरिएंटेशन में हम इसके बारे में बताते हैं इट इज नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल डायरेक्शन लेस होते हैं, किसी खास डायरेक्शन में स्फेरिकल शेप होने के कारण ये ओरिएंटेड नहीं होते हैं, बल्कि सभी डायरेक्शन में स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, सब में इक्वली सिमेट्रिकल है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। वहीं पी सबसेल के लिए L का वैल्यू 1 होता है, और L का वैल्यू 1 पी सबसेल को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे इसको फाइंड करने के लिए M का वैल्यू निकालेंगे, तो -1 0 और +1 ये 3 वैल्यू हो जाएगा। तो पी सबसेल में ये 3 वैल्यू है, -1 0 और +1, ये 3 वैल्यू पी सबसेल के लिए जो M का है यह रिप्रेजेंट करता है पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, और ये सभी ऑर्बिटल आपको अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं। px कहते हैं जब p ऑर्बिटल x एक्सिस में ओरिएंटेड रहता है, y एक्सिस में यदि p ऑर्बिटल ओरिएंटेड रहता है इसको हम लोग py नाम देते हैं, और z एक्सिस में ओरिएंटेड रहता है तो इसको हम लोग pz नाम देते हैं। यदि x एक्सिस में ओरिएंटेड है p ऑर्बिटल तो इसको px बोलते हैं, y एक्सिस में ओरिएंटेड है तो py बोलते हैं, और z एक्सिस में ओरिएंटेड है तो इसको हम लोग pz ऑर्बिटल बोलते हैं। तो x, y और z तीन एक्सिस में p ऑर्बिटल ओरिएंटेड हैं, px, py और pz ऑर्बिटल। इस तीनों p ऑर्बिटल को मिलाकर आप p सबसेल बोलते हैं, और इंडिविजुअल जो px है या py है या pz है इसको हम लोग p ऑर्बिटल बोलते हैं। तो x एक्सिस में एक p ऑर्बिटल है, y एक्सिस में दूसरा p ऑर्बिटल है, और z एक्सिस में तीसरा p ऑर्बिटल है। तीनों p ऑर्बिटल को मिला दें तो p सबसेल कहलाएगा, और इंडिविजुअली आप इसको px, py और pz ऑर्बिटल नाम देते हैं। तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, px, py और pz। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और सभी डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। x एक्सिस में ओरिएंटेड है तो px बोलते हैं, y एक्सिस में ओरिएंटेड है तो py बोलते हैं, और z एक्सिस में ओरिएंटेड है तो उसको हम लोग pz बोलते हैं। अब देखिए आपको L का वैल्यू जब 2 होता है फिर रिप्रेजेंट करता है D सबसेल। तीसरा सबसेल D सबसेल होते हैं,
जिसके लिए एल का वैल्यू कितना होता है, एजीमुथल क्वांटम का वैल्यू 2 आपको डी सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। और एल का 2 वैल्यू के लिए एम का वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 होते हैं। ये 5 वैल्यू जो एम के हैं और डी सबसेल, ये रिप्रेजेंट करता है डी सबसेल कंसिस्ट ऑफ 5 orbitals which remain oriented मतलब झुका हुआ रहना, इन 5 डिफरेंट डायरेक्शन। ये 5 डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं ये 5 वैल्यू ऑफ एम। 5 ऑर्बिटल है डी सबसेल के अंदर और 5 डिफरेंट डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड है। तो ये 5 डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है डबल डंबल लाइक शेप होता है, तो ये देखिए आपको एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जब ये ओरिएंटेड रहता है तो इस डी ऑर्बिटल को डी एक्स वाई बोलते हैं। वाई और जेड एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड रहता है तो इसको हम लोग डी वाई जेड बोलते हैं। y और z एक्सिस के बीच में ही रहता है इनके लोब, तो इसको डी वाई जेड बोलते हैं। और x और z एक्सिस के बीच में इनका लोब प्रेजेंट रहेगा तो इसको हम लोग डी एक्स जेड नाम देते हैं। और जब x एक्सिस में और y एक्सिस में ही ये मौजूद होंगे एक्सिस की तरफ, x और y एक्सिस की तरफ, तो हम लोग इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हैं। और जब z एक्सिस में सिर्फ इनका लोब रहेगा और x और y एक्सिस में आपको इनके एक स्फेरिकल या एक कह सकते हैं कि सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस में जब ये ओरिएंटेड रहता है, पर्टिकुलरली जेड एक्सिस में इनका लोब्स 2 लोब प्रेजेंट रहता है और x और y एक्सिस में एक रिंग बनते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। डी जेड स्क्वायर का जो शेप है बाकी डी ऑर्बिटल के शेप से डिफरेंट है और डी जेड स्क्वायर के शेप को हम लोग डोनट शेप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनट शेप। कौन सा ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल डोनट शेप का होता है, तो आप बताएंगे डी जेड स्क्वायर हैज डोनट शेप। डी जेड स्क्वायर का शेप डोनट शेप होता है। डी जेड स्क्वायर के जो शेप होते हैं यह डोनट शेप के होते हैं। आप इस तरह के शेप को डोनट शेप बोलते हैं। डी जेड स्क्वायर का शेप डोनट शेप होता है और बाकी डी ऑर्बिटल जो है उसका शेप डबल डंबल शेप होता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स शेप भी कह सकते हैं। डी ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लेक्स शेप कहलाता है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन सब के कॉम्प्लेक्स शेप, और इनका जो शेप है आप इसको डबल डंबल शेप बताते हैं, जबकि डी जेड स्क्वायर का जो शेप है कॉम्प्लेक्स शेप, आप इसको डोनट शेप बोलते हैं, याद रखना है। इसके बाद है एफ सबसेल। एफ सबसेल के लिए एल का वैल्यू 3 होता है और एल का वैल्यू 3 एफ सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। और एल के 3 वैल्यू के लिए एम का 7 वैल्यू होगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ये 7 वैल्यू जो हैं एम के, यह 7 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। 7 वैल्यू जो एम का है, सभी वैल्यू आपको एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं एफ सबसेल में, और ये 7 डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं। एफ ऑर्बिटल का शेप वेरी कॉम्प्लेक्स शेप कहलाता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप के होने के कारण इनका जो ओरिएंटेशन है, हम लोग अभी इनके ओरिएंटेशन के बारे में भी हम लोग के सिलेबस के बाहर है। ये हम लोग डी ऑर्बिटल तक का ओरिएंटेशन अभी पढ़ते हैं। एफ ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन से रिलेटेड जो बातें हैं हम लोग आगे के स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तो हम लोग वहां पर देखते हैं। अभी हमें इतना जानना है कि एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल है और ये 7 ऑर्बिटल 7 डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। इसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर।
स्पिन क्वांटम नंबर को आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का दो वैल्यू होता है, एक वैल्यू प्लस हाफ और दूसरा वैल्यू माइनस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर का दो वैल्यू होता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। किस वैल्यू के लिए? और एनी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का दो वैल्यू होता है, एक वैल्यू है प्लस हाफ, दूसरा वैल्यू है माइनस हाफ। तो इसका वैल्यू प्लस हाफ रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका वैल्यू माइनस हाफ रिप्रेजेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन का मतलब होता है रोटेशन। जब एक ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जब एकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो सेम स्पिन के साथ में एडजस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल जब स्पिन करेगा, जब रोटेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और दो इलेक्ट्रॉन यदि सेम स्पिन के साथ सेम ऑर्बिटल में जाते हैं तो उनके मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर बनेंगे और इसलिए उनके बीच में जो रिपल्सन है वो बढ़ जाएगी। और जब रिपल्सन पार्टिकल के बीच में बढ़ जाएगा तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा और एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? घट जाएगा। तो एटम में दो इलेक्ट्रॉन जब ऑक्यूपाई करते हैं सेम ऑर्बिटल में तो उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए और अपोजिट स्पिन करने के कारण उसके जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो अपोजिट हो जाते हैं और अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम हो जाती है, वो मिनिमम हो जाती है। रिपल्सन कम हो गया तो एनर्जी मिनिमम हो गया, एनर्जी मिनिमम हो गया तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गया। यानी कि एटम में किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जब भी ऑक्यूपाई करेंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ ऑक्यूपाई करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ उसमें एडजस्ट करता है और इसलिए ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वह एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है और एक ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस हाफ का यूज करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग माइनस हाफ का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वांटम नंबर को कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको कह दिया कि फाइंड ऑल द 4 values of quantum number for electron in hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? 4 क्वांटम नंबर जो हैं, 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों का वैल्यू क्या क्या होगा, हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1। 1s1 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, यहाँ 1 जो है s के आगे लगा हुआ, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। और s के लिए l का वैल्यू जो होता है, s सबसेल के लिए l का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। s सबसेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है और L जब 0 होगा तो M का पॉसिबल वैल्यू 0 ही हो सकता है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिटल में, S ऑर्बिटल में मौजूद होंगे तो या तो क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होंगे, यानी कि दोनों स्पिन इसमें हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो S का वैल्यू प्लस हाफ भी लिख सकते हैं और S का वैल्यू माइनस हाफ भी लिख सकते हैं। कोई स्टूडेंट यदि लिखता है इनका वैल्यू 1, L का वैल्यू 0, M का वैल्यू 0, S का वैल्यू प्लस हाफ, तो भी सही है। और दूसरा स्टूडेंट लिखता है इनका वैल्यू 1, L का वैल्यू 0, M का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू माइनस हाफ, वो भी सही है। क्योंकि जब हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया गया कि राइट द ऑल क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एटम। तो हीलियम एटम का जब आपको चारों क्वांटम नंबर लिखना है
तो हीलियम एटम का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पहले। हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में रहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। अब इस 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 जो है 1s का, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, और s के लिए l का वैल्यू हमेशा 0 होता है, और l जब 0 होगा तो m का पॉसिबल वैल्यू 0 ही हो सकता है। और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो s का वैल्यू क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, -½ तो यहाँ क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए s का 2 वैल्यू होगा। एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज स्पिन में रहेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में रहेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करते हैं और अपोजिट स्पिन के साथ में ऑक्यूपाई करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। आप इसको इस तरह के बॉक्स डायग्राम में दिखा सकते हैं। क्लॉकवाइज स्पिन को हाफ एरो अपवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को हाफ एरो डाउनवर्ड के द्वारा दिखाते हैं। इस 1s2 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया कि राइट द क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम। सोडियम एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सोडियम एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखना है। तो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, s के लिए l का वैल्यू कितना होगा 0, और l 0 होगा तो m का वैल्यू कितना होगा 0, और यहाँ पर s का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू +½ और -½ जब एक इलेक्ट्रॉन ही है, 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या फिर अपने ऑर्बिटल में मन होगा तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, मन हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन किया, तो +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। इस तरह से हम लोग किसी भी एटम के क्वांटम नंबर को नोट कर सकते हैं, क्वांटम नंबर को लिख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इन एन एटम। आप चारों क्वांटम नंबर के बारे में 2 वीडियो में आप अभी पढ़े हैं। एक वीडियो आज के पहले वाला, उसमें आपको प्रिंसिपल और एजीमुदल क्वांटम नंबर के बारे में बताया गया, और आज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया गया। दोनों वीडियो को आप मिलाकर एक साथ पढ़ें, और क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर प्रिंसिपल और एजीमुदल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, और इसलिए आपको दोनों को मिला के ही इसमें पढ़ना चाहिए। तो दोनों वीडियो आप देखें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो कोशिश हैं, हमारा जो मेहनत है आप तक कंटिन्यूअस पहुँचता रहेगा। और आप यदि पूर्ण रूप से पूरा वीडियो हमारा देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू।